तो देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है मेरा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइनियर स्पेक्ट्रम। ओके, ये जो स्पेक्ट्रम है गिवन बाय वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक एज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा। समझ गए बच्चों कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं, इसलिए इसको लाइनियर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डिटेल कि होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, या हम इसी में पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम लेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो बच्चों, एक होता है हाइड्रोजन लैंप, इस तरह का एक बल्ब जैसा लैंप होता है, इसमें ये फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भरी होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब क्या होगा कि जब इस फिलामेंट को हीटेड किया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो यहाँ से एक लाइट निकलती है, इस लाइट को प्रिज्म में पास किया जाता है, और जब ये लाइट प्रिज्म से पास होकर बाहर निकलती है तो इस तरह से वो लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। और जो फोटोग्राफिक प्लेट है या कहें कि एक स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन में इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस बनी दिखाई देती हैं। इन लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइनियर स्पेक्ट्रम। ओके, और इस तरह से चूंकि ये हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ गए बच्चों? और ये एक हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ गए ना कि हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट को जब प्रिज्म से या एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कुछ भी हो सकता है वो सिस्टम जो लाइट को स्प्लिट कर दे, फिर इस स्प्लिट लाइट को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर या एक स्क्रीन पर लिया जाता है और वहां पर बहुत सारी लाइटेड लाइंस, डार्क लाइंस दिखाई देती हैं। इन्हीं लाइंस को बोला गया है लाइनियर स्पेक्ट्रम। अब आता है कि इसका रीजन क्या है, ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इसकी थ्योरी क्या है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बोर थ्योरी कि उसने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बोर थ्योरी। आपने देखा होगा बोर थ्योरी में बोला गया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, पर्टिकुलर घूम रहा है, तब तक किसी प्रकार का कोई एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इस ट्रांजिशन में एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी का एमिशन होगा या वो, और ये जो एनर्जी एमिटेड होगी वो एक रेडिएशन के फॉर्म में आती है। तो यही है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन between energy levels of atom in one step or multi steps in different atom। समझ गए बच्चों कि जो हाइड्रोजन सैंपल है, मतलब ये जो लैंप है इसमें जो हाइड्रोजन भरी हुई है, जब हम एनर्जी देते हैं तो एटम में ब्रेक होती है, और फिर जो एटम्स बने ना, उनके डिफरेंट एटम्स में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, और ये ट्रांजिशन एक ही स्टेप में हो सकता है, मल्टी स्टेप्स में हो सकता है। और ध्यान रखें, एक ट्रांजिशन एक एटम में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से मान लो दूसरे में गया है या पहले से तीसरे में गया है, तो ये एक एटम में होगा, एक ट्रांजिशन एक एटम में एक डायरेक्शन में। तो अब एक सैंपल जब हम ये लेंगे हाइड्रोजन लैंप, तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो उनमें अलग अलग एटम हैं और अलग अलग उनमें क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, और इसलिए बहुत सारी लाइंस बनती हैं। ध्यान रखें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितना ज़्यादा
मतलब कहें कि हाइड्रोजन लैंप में जो एटम्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे और उनमें जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा उतनी ही इंटेंसिव लाइट निकलेगी, मींस उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी लाइट की। समझ गए ना कि जितना ज्यादा ट्रांजिशन उतना ज्यादा ब्राइटनेस लाइट की, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की। हम इंटेंसिटी के बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आ गए तो हम इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास N1 लेवल है, N2 है, N3, ये एटम के एनर्जी लेवल्स हैं, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांजिशन करते हैं कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे में चले गए या पहले से तीसरे में चले गए, और भी ऐसे इन्फिनिट लेवल तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। अब ध्यान से सुने कि एक एटम में एक ही ट्रांजिशन होगा, या तो पहले से दूसरे में, पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, और ऊपर से नीचे जब आएगा तो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाए या मल्टी स्टेप में। इस तरह से वो एक एटम के ऊपर से नीचे आने में एक ही प्रकार का ट्रांजिशन, मतलब है कि ऊपर से नीचे एक बार ही होगा, चाहे वो एक एक स्टेप बाय स्टेप हो जाए और चाहे एक ही स्टेप हो जाए। मतलब जैसे आप आसमान से नीचे कूदे तो एक ही डायरेक्शन में जाओगे ना, ऐसा तो नहीं बार बार ऊपर नीचे जंप करते रहोगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ओके, और जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से जंप करते हैं तो इसी में ये रेडिएशंस निकलती हैं ये, और यही स्पेक्ट्रम में क्या बनाती हैं, इस तरह से लाइंस बनाती हैं। तो ये जो ठीक है एमिटेड जो लाइट्स है, समझ गए बच्चों, तो यही एमिटेड लाइट क्या करती है स्पेक्ट्रम में जो है लाइंस बनाती है। तो इस तरह से ये रेडिएशंस जो बाहर आ रही हैं यही लाइंस बनाती है। तो ये इसकी थ्योरी है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, जो कि एक ही स्टेप में हो सकता है, मल्टी स्टेप में। ओके, यहाँ तक आ गए। फिर हम आते हैं, ठीक है, लाइंस और सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ गए बच्चों कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें जो लाइंस बन रही हैं उनको अलग अलग सीरीज में बांटा गया है। उन्हीं सीरीज को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो हम एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से समझें कि ये एनर्जी लेवल्स, ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एनर्जी लेवल्स बन गए अलग अलग। ये है मान लो N1, सॉरी और ले लें हम यहाँ से इस तरह से, ये हो गया N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 और इस तरह से इन्फिनिट लेवल। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एटम में ये सारे ट्रांजिशन होते हैं। एक एटम में मैंने अभी भी बताया एक ही ट्रांजिशन होगा। ओके, और अब चूंकि हाइड्रोजन लैंप में बहुत सारे एटम्स हैं तो सब में अलग अलग ट्रांजिशन होते हैं। ध्यान से सुने, दो एटम में अगर एक से ट्रांजिशन होंगे कि दो एटम हैं और उनमें ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2 दोनों में, तो एक ही लाइन बनेगी। लेकिन अगर अलग अलग एटम्स हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम सॉरी ट्रांजिशन होते हैं तो ही हमें अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी। हम अभी इसको अलग से समझेंगे। देखो इस तरह से जब सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, इस तरह से, समझ गए ना बच्चों। तो ये एक सीरीज है जिसे बोला जाता है क्या, लाइमैन सीरीज। ध्यान रखें ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होगी और ये मिलती है कहाँ, यूवी रीजन में। समझ गए बच्चों कि ये कहाँ आती है, यूवी रीजन में। फिर अगर मान लो सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर ये इस तरह से कहें कि सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हैं, मतलब जितने भी एटम्स हैं उनके सबके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो ये जो सीरीज बनती है इसे बोलते हैं बामर सीरीज। और यहाँ ये किस में आती है बच्चों, विजिबल रीजन में। ओके, ये कहाँ आती है, विजिबल रीजन में, बामर सीरीज। फिर अगर मान लो सभी एटम्स के जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ आते हैं, इस तरह से थर्ड एनर्जी लेवल में। ये है सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, थर्ड में। तो ये जो सीरीज बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज।
ये आती है कहां पर, नियर IR रीजन। अब ध्यान से सुने कि इसमें अब जितनी भी सीरीज आती हैं, ठीक है, वो सब की सब कहाँ आएंगी बच्चों, अब IR रीजन में। इस तरह से ये होगी। तो लाइमन, बामर, पास्चन, फिर आती है यहाँ क्या, ब्रैकेट सीरीज, ये भी कहाँ आती है, IR में। ब्रैकेट के बाद और आगे बढ़ते हैं हम इस तरह से, तो ये कहलाती है फुंड सीरीज, ये भी IR में आती है। और एक और सीरीज यहाँ पे दी गई है इस तरह से, ये कहलाती है हम्फ्री सीरीज, और ये फॉर IR में आती है। तो इस तरह से अलग अलग जो एटम्स थे, उन सब के जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएंगे तो बनेगी लाइमन सीरीज, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, और ये यूवी रीजन में आएगी। जब सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आएंगे तो बामर सीरीज बनती है। जब सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं बच्चों, थर्ड वाले एनर्जी लेवल में, तो पास्चन सीरीज बनती है, जिसमें नियर IR कहलाता है रीजन। इसी तरह से फोर्थ में आ गए तो ब्रैकेट सीरीज बन गई, फिफ्थ में आ गए तो फुंड सीरीज बन गई, इसी तरह से फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में तो हम्फ्री सीरीज हो गई। इस तरह से लाइंस के ये ग्रुप डिवाइड किए गए। ओके, अब यहां से देखें कि इस सीरीज में ये बता दूं पहले कि कौन सी लाइन क्या कहलाती है। जैसे ये वाली लाइन है जो फर्स्ट ट्रांजिशन से बनती है, कौन सा बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है, जो कि लोवेस्ट एनर्जी वाला होगा। तो इसमें जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाता है फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। चाहे वो लाइमन सीरीज ले लें, चाहे बामर सीरीज ले लें, जो पहला ट्रांजिशन है जिसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी चेंज आएगा लाइन का, वो कहलाएगी फर्स्ट लाइन। और ये जो ट्रांजिशन होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जो है, समझ गए बच्चों, ये जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, या हम ये कहें कि हाईएस्ट एनर्जी, किसी भी सीरीज की हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन, उस सीरीज की क्या कहलाती है, अल्टीमेट, ठीक है, लाइन, या लिमिट लाइन, लिमिट, ठीक है, लाइन, या इसी को बोल सकते हैं लास्ट लाइन। समझ गए बच्चों कि जो पहला ट्रांजिशन होगा जिसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी चेंज आएगा किसी भी सीरीज का, वो उसकी फर्स्ट लाइन होगी। और जो सबसे लास्ट वाला ट्रांजिशन होगा, जो इन्फिनिट लेवल से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जहां से लास्ट से लास्ट, उसे बोलेंगे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा, जिसमें हाईएस्ट एनर्जी वाला ट्रांजिशन होगा। और उसमें जो लाइन बनेगी वो होगी अल्टीमेट लाइन, या लिमिट लाइन, या लिमिट सीरीज, या लास्ट लाइन। ये हर एक में आएगी, बामर में भी आएगी, पास्चन में भी आएगी, ब्रैकेट में भी है, फुंड में भी है, हम्फ्री में भी है, ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है दूसरा, अगर हम एक एक करके सीरीज को समझें कि लाइमन सीरीज में ये है। अब मैं एक चीज और बता दूं हाँ पहले में, कि यहाँ पर जो वेव नंबर है, वेव नंबर, ठीक है, या हम इसी को बोले कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की अगर आपको वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या ये कैलकुलेट करना है, तो एक फार्मूला मतलब यूज होगा, ये है V बार इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है बामर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, बामर इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ गए ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, वेव नंबर, जो लाइन स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है उसका वेव नंबर है। R तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 10, या हम इसको शॉर्ट में ऐसे ले लेते हैं 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स, या 10, 9, 6, 7, 8 0 0 मीटर
मीटर इनवर्स ऐसा लिखी होती है, तो शॉर्ट में आपको इसको इस तरह से ले लेना है 1.1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 मीटर इनवर्स। n1 क्या होगा बच्चों? n1 ये कहलाएगा लोअर एनर्जी लेवल, और n2 जो है ये कहलाएगा हायर एनर्जी लेवल। ध्यान रखें कि n2 हमेशा n1 से बड़ा ही लेना है। जैसे 2 और 3 में ट्रांजिशन हो रहा है तो 3 होगा n2 और 2 होगा n1। इससे आप वो किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? वेव नंबर। और जब वेव नंबर पता है तो हम फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। वेव लेंथ कैलकुलेट करना है तो 1/br से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो, वेव नंबर कैलकुलेट करना हो, वेव लेंथ कैलकुलेट करना हो, तो ये इक्वेशन यूज होता है, बामन इक्वेशन। इसमें आप सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और Z जो है यहाँ पर ये क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन है तो 1 है, हीलियम प्लस है तो 2 है। इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट करें। अब एक एक चीज बता दूं, जैसे हम आ जाते हैं लाइमन सीरीज, समझ गए बच्चों? लाइमन सीरीज में ठीक है n1 तो हमेशा 1 यूज होगा, और जो n2 है बच्चों वो 2, 3, 4, 5 इस तरह से यूज होगा। मैं यहाँ बता दूं कि अगर आपको लाइन पहचाननी है कि कौन सी लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन है और कौन सी जो है फर्स्ट लाइन है, तो ये है n1, ये है n2, ये है n3, n4 इसी तरह। तो ये जो ट्रांजिशन होगा पहला कौन सा कि ये वाला 2 से फर्स्ट, तो अगर हम b बार जो है फर्स्ट लाइन का लें, समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर जब हम n1 लेंगे ना तो 1, और जो n2 होगा वो हमारा 2 होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि n2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारे पास कि n1 प्लस 1 रख देंगे, और हम एक नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम फर्स्ट लाइन का लें तो हो जाएगा r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हर एक में लगेगा बच्चों, ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी सीरीज में आपको निकालने के लिए लगेगा। तो ये है आपकी लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन। ये जो लाइन है ये वाली, ये क्या कहलाएगी बच्चों? सेकंड लाइन। ये जो लाइन बनेगी ये वाली, ये क्या कहलाएगी? थर्ड लाइन। समझिए ना कि जो पहला ट्रांजिशन होगा वो 1 to 2 वाला ये वाला होगा लाइमन सीरीज में, 2 से फर्स्ट में। इसी तरह से सेकंड, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, ये सेकंड लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई? थर्ड। इस तरह से ओके। इसी तरह से तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन के लिए तो ये हो गया, और ये जो है लोवेस्ट क्या आएगी बच्चों? लोवेस्ट वेव नंबर, मिनिमम जो है। समझ गए ना कि अगर हम फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की लेंगे तो वो लोवेस्ट है। अब अल्टीमेट लाइन की बात करें कि अल्टीमेट लाइन की आपको निकालनी है लाइमन सीरीज में, तो देखो n1 तो 1 ही होगा, लेकिन जो n2 होगा बच्चों वो क्या होगा? इन्फिनिट किया जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी वाली होगी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट वेवलेंथ, ओके, और हाईएस्ट वेव नंबर। ये तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसमें कि अगर हम वेव नंबर लेंगे तो r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 जो है, तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये इन्फिनिट लेवल हो जाएगा। तो हमारे पास जो b बार आएगा वो हो जाएगा r z स्क्वायर n1 का स्क्वायर। तो ये लास्ट लाइन हो जाएगी। और इस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये वाली इस तरह से इन्फिनिट लेवल से ले रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी? लास्ट लाइन। यही है अल्टीमेट लाइन। समझ गए ना? तो इस तरह से लाइमन सीरीज में ये जो है ये बन जाएगा आपका क्या? लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि यहाँ जो n1 है और ये क्या है बच्चों? n2, और ये जो है n3,
तो यहाँ के नीचे ही क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन। यहाँ पर यूवी रीजन जो है बच्चों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ चलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट भी है और यहीं पर यूवी रीजन जो है एंड भी है। समझ गए ना कि यहाँ से नीचे की तरफ जो है पूरा का पूरा यूवी रीजन रहेगा। अब यहाँ से ध्यान से सुने, यहाँ के बीच में ये वाला जो रीजन है ये क्या है, विजिबल रीजन। समझ गए ना। तो विजिबल रीजन का स्टार्टिंग अगर आपसे कहा जाए कि विजिबल रीजन की स्टार्टिंग कहाँ से है, तो यहाँ से होगी स्टार्टिंग ऑफ विजिबल रीजन, और यहाँ पर होगी एंड ऑफ विजिबल रीजन। फिर से सुने, पहला लेवल मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ N1, ठीक है, ये है स्टार्टिंग रीजन ऑफ यूवी, और यही है एंडिंग ऑफ विजिबल रीजन। समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पर एंडिंग होगी। N2 जो होगा ये होगा स्टार्टिंग ऑफ विजिबल रीजन, ओके, और पूरा नीचे तक 2 से और 1 तक फैला होगा, और यही होगा एंड रीजन ऑफ IR। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, तो यहां से ध्यान से सुने कि ये अगर हम इस तरह से ले लें N1, ये N2, ये N3, तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर यूवी, ये जो पूरा पार्ट है ये है विजिबल, और यहाँ से लेके ऊपर तक चलोगे तो ये पूरा होगा बच्चों किसका, IR। तो N2 जो है एंड रीजन ऑफ IR है और स्टार्टिंग रीजन ऑफ विजिबल है। N1 जो है स्टार्टिंग रीजन ऑफ यूवी है और एंडिंग रीजन ऑफ विजिबल है। तो एक तो ये बहुत अच्छे से जाना। ओके, फटाफट में एक और बता देता हूँ। ये तो हो गया लाइमन के बारे में। अब देखो बाहमर में अगर आपको चले जाना है तो बाहमर में जो N1 लोगे वो 2, और जो N2 लोगे वो 3 से लेके कहाँ तक चलना है, इन्फिनिट तक। देखा आपने कि यहाँ पर जो N1 था लाइमन 1 था और N2 2 से स्टार्ट था। यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ से 3 लाइमन, और ये कहाँ आती है बच्चों, विजिबल रीजन। कहाँ मिलेगी ये लाइन, विजिबल रीजन। फिर आ जाते हैं पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में N जो 1 होगा वो 3, और N2 जो होगा वो 4 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से और जो है पास्चन के बाद अगर हम ब्रेकट की बात करें, ठीक है, तो ब्रेकट सीरीज में आप देखोगे कि जो N1 लोगे वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और जो N2 होगा वो 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। ब्रेकट के बाद अगर हम फुंड की बात करें, फुंड सीरीज, तो N1 तो रखोगे 5 और N2 हो जाएगा 6 से लेके इन्फिनिट तक चलेगा। समझ गए यहाँ अच्छी तरह से कि लाइमन के बाद जो बामा सीरीज है उसमें N1 आपको क्या रखना है, 2, और N2 होता है 3। अगर मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर अब देखो कि अगर लाइमन सीरीज जो बामा सीरीज है बच्चों, ठीक है, बामा सीरीज, उसमें जो फर्स्ट लाइन है, अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर अगर हम ले लें कि ये है हमारे पास N1 और ये N2 और ये क्या है N3, तो ये जो होगी ये क्या है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये सेकंड लाइन, ये है थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन हो गई है, इसी को बोला जाता है अल्फा लाइन, ठीक है। ये है आपके पास सेकंड लाइन और इसे बोला जाता है बीटा लाइन, और इसी तरह से ये है थर्ड लाइन, लाइन में किसमें, बामा सीरीज में, और ये हो जाएगी अल्फा बीटा गामा लाइन। समझ गए ना अच्छी तरह से कि जो बामा सीरीज है उसमें फर्स्ट लाइन कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी, N3 से N2 के बीच में, और सेकंड लाइन थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन, सेकंड लाइन को बीटा लाइन, थर्ड लाइन को गामा लाइन, इस तरह से इनके अलग अलग नेम दिए गए। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सी लाइन क्या है, किस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो इस तरह से पहले तो आपने अच्छी तरह से लाइन समझ
अब इसके बाद जो है नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, उनकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, और इसके टोटल ट्रांजिशन में जो हो रहे हैं उनमें कितनी लाइंस बनेंगी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि कौन सी लाइन कौन सी होती है, ठीक है। तो एक बार और फाइनल इक्वेशन बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिख लिया है मैंने कि अगर आपको फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये n1 आपको पता है कि क्या लेना है, ठीक है। किसमें, लाइमन, बामर, पास्टन, सब में मैंने आपको n1 n2 बता ही दिया कि n1 क्या रखना है, बामर में, पास्टन में, ब्रैकेट में, वुंड में, और इस तरह से कुल मिला के ये हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ लाइंस।